हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज फिर मैं आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर 10 ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन के बारे में बताऊंगी। वैकल्पिक विवाद निपटारा विधि के बारे में। इस पेपर में हम आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 पढ़ते हैं और हमारा पार्ट 3 चल रहा है कंसिलिएशन का, सुलह कार्रवाइयों का। माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम में पहले की क्लासेस में हम माध्यस्थम वाला पार्ट 1 और 2 में देख चुके हैं। थर्ड वाला पार्ट हमारा पिछली क्लासेस से कंसिलिएशन वाला चल रहा है, सुलह, जिसमें हमने देखा कि सुलह क्या होता है, कैसे होता है, किसके द्वारा होता है। पक्षकार सुलह के द्वारा अपने विवादों को निपटाने के लिए क्या कार्रवाई करते हैं, सुलह के द्वारा अपने विवादों को निपटाना क्यों पसंद करते हैं, क्यों चाहते हैं वो कि वो न्यायालय में न जाकर बाहर माध्यस्थम या सुलह के द्वारा अपने विवादों को निपटा दें। ये सब हमने देखा। इस कंसिलिएशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम सेक्शन 66 पढ़ेंगे कि कंसिलिएशन यानी कि सुलह कार्रवाई करते समय सुलहकर्ताओं द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में सेक्शन 66 कंसिलिएटर नॉट बाउंड बाय सर्टेन एनैक्टमेंट के बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 66 ये कहता है सुलहकर्ता का कुछ अधिनियमितों द्वारा बाध्य न होना, यानी कुछ ऐसे अधिनियम हैं जिनसे सुलह कार्रवाई बाध्य नहीं है। ये सुलह कार्रवाई का सेक्शन 66 जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमने पहले की क्लासेस में आर्बिट्रेशन में भी देखा था। आर्बिट्रेशन में भी एक ऐसा क्लॉज है जिसमें आर्बिट्रेशन की कार्रवाई यानी कि माध्यस्थम की कार्रवाई, आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो किसी और विधि के अधिनियम जो बने हुए हैं उससे बाउंड नहीं है। वैसी की वैसी बात सेक्शन 66 यहाँ पे सुलह कार्रवाई करने के दौरान सेक्शन 66 कहता है कि सुलहकर्ता द्वारा कुछ अधिनियमों द्वारा बाध्य न होना, कि लॉ में चाहे कितने भी अधिनियम बने हों, सुलह कार्रवाई करते समय सुलहकर्ता उन अधिनियमों से बाध्य नहीं होगा। सुलहकर्ता जो व्यक्ति है जो पक्षकारों के विवादों को निपटा रहा है, पक्षकारों के बीच में समझौता करा रहा है, सुलह करा रहा है, वह सुलहकर्ता सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 द्वारा बाध्य नहीं होगा। यानी यहाँ पे सेक्शन 66 के बारे में ये कहा गया है कि जब सेक्शन 66 के जब सुलहकर्ता अपनी कार्रवाई कर रहा है तो सेक्शन 66 ये कहता है, धारा 66 ये कहते 67 ये कहती है कि सिविल प्रक्रिया संहिता जो सीपीसी की प्रोविजंस हैं जो लॉ के लिए बने हुए हैं, और इंडियन एविडेंस एक्ट जो बना हुआ है जो कोर्ट की प्रोसीडिंग में बहुत काम आने वाला है, ये दोनों ही अधिनियमों से कंसिलिएटर यानी कि सुलहकर्ता बाध्य नहीं होगा। इनमें चाहे किसी भी तरह का कोई नियम बना हो, धारा बनी हो, सुलहकर्ता उनसे बाध्य नहीं होगा। सुलहकर्ता सिर्फ माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार ही पक्षकारों के विवादों को सुनकर उसमें सुलह करवाएगा, उनमें समझाइश कराएगा। तो सेक्शन 66 यहाँ पे सुलहकर्ता को बाउंड ना होने के बारे में बता रहा है। आगे हम सेक्शन 67 की बात करते हैं। सेक्शन 67 कहता है रोल ऑफ कंसिलिएटर, सुलहकर्ता की भूमिका। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि जब पक्षकार एक किसी व्यक्ति को सुलहकर्ता के रूप में नियुक्त कर रहे हैं और उस पर अपना पूरा विश्वास रखते हैं कि वो हम दोनों पक्षकारों के विवादों को सुनकर हम दोनों के बीच में समझाइश कराएगा, तो सुलहकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस बारे में सेक्शन 67 कहता है The conciliator shall assist the parties in an independent and impartial manner in their attempt to reach an amicable statement of their dispute, कि उनकी डिस्प्यूट के लिए वो स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो, दोनों पार्टीज़ को अच्छे से असेस करें और किसी भी तरह का पार्शलिटी ना करें। सुलहकर्ता की भूमिका के बारे में धारा 67 कहती है कि सुलहकर्ता की सुलह कार्रवाइयों में क्या भूमिका है, इस संबंध में 4 उपधाराओं में ये विभक्त है।
और सेक्शन 67 ये कह रहा है कि सुलहकर्ता का ये दायित्व है, उसकी ड्यूटी बनती है, उसकी लायबिलिटी है कि वह विवाद के मैत्रीपूर्ण ढंग से निपटारा करने में विवाद के पक्षकारों की स्वतंत्र तथा निष्पक्ष ढंग से सहायता करे। यानी सुलहकर्ता जब विवाद के पक्षकारों के बीच में जब बातचीत कर रहा है तो उनके बीच में मैत्रीपूर्ण ढंग से निपटारा करें और स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो। ऐसा करने में सुलहकर्ता अपने सुलह कराने के कौशल का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि सुलहकर्ता द्वारा जो ये भूमिका निभाई जा रही है वो अपने आप की व्यक्तिगत कौशल इंटेलिजेंसी पर डिपेंड करती है कि वो कितना इंटेलिजेंट है कि दोनों पक्षकारों को मैत्रीपूर्ण ढंग से निपटारे के लिए, मैत्रीपूर्ण या समझाइश के लिए एक मत पे ले आए। धारा 67 ये भी कहती है, सेक्शन 67, कि विवाद के पक्षकारों के अधिकार तथा दायित्वों पर विचार करते समय सुलहकर्ता प्राकृतिक न्यास के नियमों को ध्यान में रखेगा। प्राकृतिक न्यास क्या? प्राकृतिक न्याय ही है कि अधिकार तथा दायित्वों को विचार करते हुए जब सुलहकर्ता दोनों पक्षकारों के बीच में समझाइश करा रहा है तो वो अपनी ड्यूटीज़ को और अपने राइट्स को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगी। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत क्या है? प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत है कि दोनों पक्षकारों के साथ समान व्यवहार किया जाए। सुलहकर्ता सुलह करते समय पक्षकारों के मध्य उनके किसी पूर्ववर्ती कारोबार व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए संबंधित व्यापार की प्रणाली और आसपास की परिस्थितियों, पक्षकारों के अधिकारों, दायित्वों, दूसरी वस्तुओं के बीच उनको प्रतिफल प्रदान कर वस्तुपरकता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता यानी कि फेयरनेस एवं न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शन करेगा। तो यहाँ पर सुलहकर्ता की भूमिका के बारे में नेचुरल जस्टिस के पालन की बात कही गई है, दोनों पक्षकार के साथ समान व्यवहार की बात की गई है। जहाँ पर भी वो जिस भी परिस्थिति में, कारोबार की परिस्थिति में, व्यापार की प्रणाली में, जिस भी तरह की वहाँ का जो वातावरण है उसके ही अनुसार सुलहकर्ता को सुलह करवानी चाहिए। उनके बीच प्रतिफल प्रदान कर वस्तुपरक निष्पक्षता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी और निष्पक्षता का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, तभी सुलहकर्ता के द्वारा की गई सुलह की कार्रवाई पूर्ण रूप से सफल हो पाएगी। हालांकि यहाँ सुलहकर्ता अधिनियम की धारा 65 के अनुसार ये सिविल प्रक्रिया संहिता जो साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों से बाध्य तो नहीं है, परंतु फिर भी अपनी कार्रवाइयों का संचालन मनमाने ढंग से नहीं कर सकता। ये जो अभी मैंने सेक्शन 65 में 66 में जो मैं आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग कि यहाँ पर माना कि वो सीपीसी और एविडेंस एक्ट के प्रावधानों से बाध्य नहीं है, प्रोविजन से बाउंड नहीं है, परंतु फिर भी कार्रवाई का संचालन मनमाने ढंग से नहीं कर सकता। उसको पूरी तरीके से नियमों के अनुसार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार उसको कार्य करना होगा। उसे दोनों पक्षकारों के साथ समान व्यवहार, समान अवसर प्रदान करना पड़ेगा। समान व्यवहार तो दोनों के साथ समानता रखें, और समान अवसर का मतलब है कि दोनों को समान अवसर प्रदान करें। दोनों को ही, एक को अगर बोलने का मौका दे, डॉक्यूमेंट्स देने का मौका दे, तो दूसरे को भी बोलने का मौका और डॉक्यूमेंट्स देने का मौका दे। दोनों को ही पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक को प्रॉपर टाइम मिला, पर्याप्त अवसर मिला, दूसरे को नहीं मिला। ये कतई नहीं होना चाहिए। सेक्शन 67 सुलहकर्ता सुलह के लिए कोई ऐसी विधि अपना सकता है जो उसके विचार में प्रसंगत परिस्थिति में हो। यानी अगर उनके पक्षकारों के बीच में इस तरह का कोई विवाद है कि सुलहकर्ता के द्वारा उनको लगता है कि मुझे कोई किसी और तरीके का संचालन करना चाहिए, तो वो संचालन कर सकता है। वो स्वतंत्रतापूर्वक ऐसे संचालन के संबंध में अपने विचार रख सकता है। सुलह कार्रवाई के अंतर्गत मौखिक कथन अभिलिखित करने का अनुरोध कर सकता है। मौखिक कथन अभिलिखित यानी कि जो कोई भी ओरल अगर वो बात कह रहे हैं तो उनको लिखित में ले सकते हैं, जिससे सुलह कार्रवाई शीघ्रतापूर्वक निपटाई जा सके। यदि एक पक्षकार सुलहकर्ता से किसी गवाह को सुनने का अनुरोध करता है तो उस गवाह को बुलाने में लगा खर्च उस पक्षकार को वहन करना होगा जो ऐसा अनुरोध करता है। इसमें यह भी बात कही गई है कि अगर सुलहकर्ता सुलह कार्रवाई के दौरान अगर किसी पक्षकार ने गवाही के लिए अगर किसी को बुलवाने के लिए कहा है तो सुलहकर्ता को उसकी बात माननी होगी और सुलहकर्ता द्वारा ऐसे गवाह को बुलाकर गवाही करानी पड़ेगी और उसका जो खर्च होगा वो पक्षकार वहन करेगा जो भी बुलाना चाहता है। सुलहकर्ता द्वारा ऐसे गवाह को सुनने के संदर्भ में ये भी जरूरी है कि सुलह कार्रवाई का दूसरा पक्षकार भी उसके लिए अभिव्यक्त रूप से सहमत हुआ हो, यानी कि कंस्ट्रक्टिव।
एक पक्षकार अगर किसी गवाह को बुला रहा है तो दूसरा उसके लिए सहमत है, हाँ ठीक है, कंसेंट दे दी उसने, आप बुला लो, पूछ लो उससे भी, मैं भी जान लूँगा, तो दूसरा भी कंसेंट होनी चाहिए। अगर दूसरे पक्षकार ने किसी तरह का ऑब्जेक्शन क्रिएट किया तो फिर कार्रवाई और ज़्यादा जटिल हो जाएगी, इसलिए दोनों की सहमति होनी आवश्यक है। सुलहकर्ता सुलह कार्रवाई के किसी भी चरण पर विवाद के निपटारे के लिए प्रस्ताव कर सकते हैं। सुलह कार्रवाई के किसी भी चरण पर यानी कि किसी भी स्टेज पर विवाद के निपटाने के लिए वो प्रपोजल दे सकते हैं कि हमारी ठीक है, आपने प्रोसीडिंग शुरू करी, हम दोनों की बातें आप सुन रहे हैं, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि आप निपटारा कर दे, तो वो ऐसा प्रपोजल सुलहकर्ता को दे सकते हैं दोनों पार्टीज। फिर ऐसे प्रस्ताव का लिखित किया जाना आवश्यक नहीं है तथा सुलहकर्ता को ऐसा प्रस्ताव करने के कारण देना आवश्यक भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको प्रपोजल दिया तो वो रिटर्न में होना चाहिए, प्रपोजल देने के कारण बताओ, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों पक्षकारों के आपसी कंसेंट की बात है। जब कंसेंट पहले से होगी तो किसी तरह के एग्रीमेंट की या किसी तरह के प्रपोजल क्यों दे रहे हैं उसको कारण बताने की आवश्यकता ही नहीं है। न्याय तथा उचित आचरण तथा विवाद के शीघ्र निपटारे के हित में सुलहकर्ता को इस प्रकार की स्वतंत्रता दिया जाना आवश्यक है। इसलिए इस प्रकार का प्रावधान इस उपधारा में भी किया गया है कि सुलहकर्ता को इस प्रकार की स्वतंत्रता दी जाए। तो यहाँ पे सेक्शन 67 रोल ऑफ कंसिलेटर यानी कि उसकी भूमिका के बारे में बात कर रहा है कि उसकी भूमिका कैसी होनी चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंट है उसकी भूमिका, कि दोनों पक्षकारों को उसके ऊपर भरोसा हो, विश्वास हो, और जो कोई भी वो किसी तरह का उनको दे रहे हैं, जो कोई भी सुलह कार्रवाई के दौरान जो भी आदेश दिया गया है या जो सुलह कार्रवाई के बीच में सुलहकर्ता द्वारा जो कोई भी निर्णय दिया है, समझाई जो की है, वो दोनों पक्षकार उसके सहमत हों। तो यहाँ पे सेक्शन 67 रूल ऑफ कंसिलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम सेक्शन 68 की बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प की। धारा 68 प्रशासनिक सहायता। ये प्रशासनिक सहायता ठीक वैसी है जो कि हमने पहले पार्ट फर्स्ट में आर्बिट्रेशन में पढ़ी थी। प्रशासनिक सहायता जिस प्रकार से मध्यस्थ को की जाती है उसी प्रकार से प्रशासनिक सहायता यहाँ पर सुलहकर्ता को भी दी जाएगी। सुलह कार्रवाई का संचालन सुकर बनाने के लिए, सुलभ बनाने के लिए पक्षकार या पक्षकारों की सहमति से सुलहकर्ता यानी कि दोनों पार्टी या पार्टीज की सहमति से किसी उपयुक्त संस्था या व्यक्ति द्वारा प्रशासनिक सहायता की व्यवस्था कर सकेगा। यहाँ पे दोनों ही पार्टीज की जो पक्षकार हैं उनकी सहमति भी आवश्यक है, और सुलह कार्रवाई को सुकर बनाने के लिए अगर ऐसा आवश्यक है तो ऐसा कराया जा सकता है। किसी व्यक्ति द्वारा प्रशासनिक सहायता की व्यवस्था भी की जा सकती है। अब ये प्रशासनिक सहायता अब यहाँ पे किस प्रकार की हो गई कि प्रशासनिक सहायता में ये हो सकता है उन दोनों के बीच में इस तरह का विवाद है कि किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट कहीं से निकलवाने की आवश्यकता है तो प्रशासनिक सहायता ली जाएगी। पक्षकारों की सहमति से सुलहकर्ता किसी उपयुक्त संस्था से भी हेल्प ले सकता हो सकता है किसी पर्टिकुलर कोई संस्था है या NGO है या कोई ऐसा उनके बीच में टेक्निकल मैटर है कि किसी संस्था द्वारा उस पॉइंट को सॉल्व किया जा सकता है तो प्रशासनिक सहायता हो सकती है। या हो सकता है कि उन दोनों पक्षकारों के बीच में किसी भी तरह का इस तरह का विवाद है कि उस विवाद से संबंधित कोई एक पॉइंट पर पहले कभी किसी कोर्ट में कोई पिटीशन जारी हुई थी और उस बात का निर्णय हुआ था, तो कोर्ट से उसकी कॉपी ली जा सकती है या कोर्ट से उस कार्रवाई के बारे में जाना जा सकता है जिससे कि सुलह कार्रवाई को सुकर बनाया जा सके। प्रशासनिक सहायता में किसी व्यक्ति को बुलवाया जा सकता है जिससे कि वो मदद कर सके, हेल्प कर सके। और इस सहायता में ये भी है कि हो सकता है कि दोनों पक्षकारों को किसी तरह की कोई जानकारी देनी हो, जैसे कोई एक स्थान है जिस पर कि सुलह कार्रवाई होनी है, उस स्थान के बारे में सूचना देनी है, तो प्रशासनिक सहायता से के द्वारा ये मदद ली जा सकती, सहायता ली जा सकती, क्योंकि हो सकता है कि दोनों पक्षकार अलग अलग किसी स्थानों पर रह रहे हों और एक ऐसा निकटतम स्थान है जिस पर दोनों पक्षकारों का आना बहुत सुलभ हो, आसानी से वो आ सकते हों, तो प्रशासनिक सहायता द्वारा उन दोनों को इन्फॉर्म करके समय रहते उनको बुलवाया जा सकता है। हो सकता है कि वो अपनी दोनों पक्षकार अपनी बात रखने के लिए कोई डॉक्यूमेंट पेश करना चाहते हों और वो डॉक्यूमेंट किसी संस्था के पास हो या किसी वो अगर कोई ऑफिशियल है तो ऑफिशियल ऑफिस में हो और वहाँ से निकलवाना आवश्यक हो जिससे कि सुलह कार्रवाई आसानी से हो सके, तो प्रशासनिक सहायता द्वारा इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट भी निकलवाए जा सकते हैं। या अगर कोई ऐसा टेक्निकल कोई बात है तो उसके लिए अगर प्रशासनिक सहायता की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प की ज़रूरत है तो वो ली जा सकती है। तो यहाँ पे सेक्शन 68 सुलहकर्ता को एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प प्रशासनिक सहायता की भी व्यवस्था करती है। इसमें हम प्रशासनिक सहायता के बाद सेक्शन 69 से कल आगे की क्लास में पढ़ेंगे।
और उस पर हम सेक्शन 69 से आगे देखेंगे कि सुलह कार्रवाइयों को के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प के बाद क्या व्यवस्था की गई है। थैंक यू स्टूडेंट्स।